तो अब हम चल पड़े हैं बद्रीनाथ की तरफ। चूँकि बद्रीनाथ में हमारा रहने का जगह पूर्व निर्धारित है, जो कि बद्रीनाथ के पंडितों द्वारा की गई है, तो हमें वहाँ कमरा ढूँढने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा है, क्योंकि अभी दिन का उजाला काफ़ी है, तो हम सीधा माणा जाएंगे पहले और रात तक अपने कमरे पर वापस बद्रीनाथ आएंगे। तो किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं कि बद्रीनाथ में जाके भाई कमरा ढूंढना है या होटल ढूंढना है। उजाला अच्छा है तो अब हम माणा के लिए निकलेंगे। माणा के बारे में जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि माणा पहुंचते ही आपको हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान, हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, इस तरह के कई बैनर लगे हुए दिखाई देंगे। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये भारत का अंतिम गांव है, क्योंकि इससे 40 से 45 किलोमीटर आगे तिब्बत की सीमा लग जाती है। क्योंकि एक तरह से COT है, इसे आप इस संदर्भ में ले सकते हैं जैसे कि POK है, ठीक उसी तरह COT है, मतलब आप निकाल लीजिए। तो स्थानीयों को या कहें सिविलियंस को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, एक ट्रैक रूट वहाँ से स्वर्गारोहिणी और सरतोपथ के लिए ज़रूर जाता है, लेकिन जो BRO द्वारा रोड है उस पर केवल डिफेंस से रिलेटेड ही गाड़ियाँ या लोग जा सकते हैं। सिविलियंस के लिए वहाँ अलाउड नहीं है। आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा उस रोड को, जो कि आगे तक बॉर्डर तक जाता है। जय श्री राम मनोज तिवारी का नोन वे की शकल लगी। अरे वो पूछनी भी रहा यार, वो हैं क्या मैं पूछना है। मन की तो पकड़ो कसर राम्रो भारी बजे बोलती हो चलो ना अभी। हाँ अरे इंडिकेटर मारो बोले। क्योंकि मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हूँ, ये मेरा चौथा प्रवास है बद्रीनाथ का, और इस वक्त कुछ लंबा 10-1 साल का टाइम लग गया। लेकिन साल दर साल पिछली बारी से अगर तुलना की जाए तो जो एक गांव हुआ करता था माणा, अब वो गांव नहीं रहा। पूरी आधुनिक जीवन शैली यहाँ आ चुकी है। मकानों के बनने का स्टाइल जो है पूरी तरह से ईंटें आ चुकी हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं माणा गांव में स्थित सरस्वती नदी पर स्थित भीम पुल पर। जी, अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो भीम पुल पर खड़े होकर बना रहा हूँ, और सामने आपको पुल दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इस जो पहली बार आता है उसे लगता है, वो कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई थी कि वो सामने भीम पुल है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जिस पर हम अभी खड़े हैं वो भीम पुल है, और जो सामने आप देख रहे हैं ये एक सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। और ऐसा नहीं है, जबकि नदी इससे पीछे से, चूँकि बीच में नदी कहें पहाड़ों के अंदर से कहें या पत्थरों के अंदर से आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये साफ विजिबल है कि ये एक उद्गम स्थल के तौर पर इसे माना जाता है। और ये प्राचीन एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था सरस्वती का, जो कि अब एक बहुत ही अच्छे स्तर पर बना दिया गया है। और यहाँ पर नदी एक विशाल गॉर्ज का निर्माण करती है। जी, सालों से चलने वाली अनवरत बहने की अनवरत प्रक्रिया ने नदी के आसपास के पत्थरों को एक इतना सफाई से काट दिया है कि वो एक घाटी बन गई है, जिसे गॉर्ज कहेंगे हम। और पीछे आप देख सकते हैं मेरे ये सरस्वती नदी का जो दिखाई दे रहा है। और ये है असल में भीम पुल, जो कि एक ऊपर आपने
इन्होंने इस तरह से इसे अब ऊपर दीवार वगैरह चिन दी है। पहले ये एक सिंपल पत्थर हुआ करता था। माइथोलॉजिकल तौर पर इसकी कहानी आप सभी को मालूम है कि भीम ने अपनी माता कुंती के लिए इस पुल को नदी के ऊपर रखा था ताकि वो नदी को पार कर सकें। ये एक चट्टान है, सिंगल पत्थर जिसे आप कहेंगे, जो नदी के दोनों किनारों के बीच में रखा हुआ है। और यहाँ पर नदी एक गॉर्ज, जो मैंने आपको पहले बताया कि निर्माण करती है, और यहाँ से कुछ ही मीटर दूरी पर, कुछ ही 100 मीटर दूरी पर नदी फिर अपने अलकनंदा नदी में मिल जाती है, सरस्वती नदी, जो कि शापित है, जिसे व्यास मुनि कहें, जिन्होंने महाभारत की लिखित यहाँ पर लिखा था, तो नदी का शोर की वजह से शाप दे दिया था। तो वो कहानी आप सबको मालूम ही होगी। और फिर वो कुछ ही 100 मीटर दूरी पर अलकनंदा मिल जाती है। ये अगल बगल विशाल ऊंचे पर्वत इसके, और यहीं से ही आपका संतोपथ और स्वर्गारोहिणी के लिए ट्रैक जाता है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये वो रोड है BRO द्वारा, जिस पर कि आर्मी से रिलेटेड पर्सन और गाड़ियां चलती हैं, जो कि बॉर्डर एरिया तक मूवमेंट होता है। और ये साल दर साल अंतिम चाय की दुकानें आगे बढ़ती हुई, तो पहले ये काफ़ी पीछे हुआ करती थी हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान, जबकि अभी ऐसा नहीं है। अभी हम आपको आगे ले चलेंगे तो आगे एक नया जगह है जहाँ पर ये दुकानें वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। ये एक नया स्ट्रक्चर देखा हमने, और ये आप देख सकते हैं कि एक तरह से ओपन में एक कैफ़े या रेस्टोरेंट टाइप बना दिया है। जो टेंट आप देख रहे हैं, वो टेंट ना होकर एक पैराशूट है, जिसे एक कनात का या तंबू का रूप दिया गया है। और ये पैदल ट्रैक ऊपर जा रहा है। यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है पहाड़ों की, बिल्कुल रॉक क्लाइंबिंग के लिए आदर्श स्थिति। इस वक्त मैं बद्रीनाथ के मंदिर में, भीड़ जो है अपने चरम पर है इस टाइम, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़। और कल रात से होने वाली बारिश की वजह से मौसम में ठंडक बढ़ गई है, और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ़ भी गिर गई है, हालांकि अभी आप नहीं देख पाएंगे। जी चलिए, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए दर्शनों की लाइन में लगा जाए, क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो हम कैमरे को यहीं अब बंद करेंगे और दर्शनों के लिए चलते हैं। तो दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं एक ट्रैक की तरफ, जो बद्रीनाथ मंदिर के पीछे से ही शुरू होता है। चरण पादुका कहते हैं, भगवान बद्रीनाथ के चरणों की छाप यहाँ पर एक चट्टान पर है, तो इसलिए चरण पादुका इस जगह का नाम है। और ये नीलकंठ पर्वत का एक एक्सपीडिशन कहें, या उस पर्वत पे जाने का एक ट्रैक रूट भी है। अभी कल रात ही बारिश हुई तो मौसम में ठंडक बढ़ गई है। ऊपर पहाड़ियों पर आप बर्फ़ देख सकते हैं, जो ताज़ी ही गिरी है। और ये नीचे बद्रीनाथ घाटी का विहंगम दृश्य। यहाँ पर काफ़ी आश्रम वगैरह भी जो ऊंचाई पर बने हुए हैं। और ये क्योंकि बद्री आश्रम, बद्री एक बेर का नाम है, तो उसी के नाम पर इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा, बेर के वृक्ष के कारण। वो कहानी भी आपको मालूम ही होगी कि किस तरह माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण किया, और जब प्रभु यहाँ तपस्या में लीन थे तो उनके ऊपर छांव ग्रहण किया। और ये कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट की तरह लग रहा है, डाइवर्ट करके मुख्य धारा में से अलग ले जाया गया है पानी को, क्योंकि शायद यहाँ की स्थानीय बिजली की ज़रूरत को पूरा करता हो।
इस बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक अद्भुत चीज़ यहाँ देखने को मिली है पत्थर। जी, वीराने में पत्थर पड़ा है, लेकिन इस तरह से तराशा हुआ है मानो किसी या तो इसे प्रकृति ने, हवाओं ने, समय ने काट दिया है, लेकिन इसकी बनावट बिल्कुल ऐसी लग रही थी मानो किसी ने छेनी हथौड़े से इसको रूप दिया हो, और बिल्कुल जंगल में वीरान उस पर पड़ा हुआ ये पत्थर। ये ट्रैक है जो सामने आप देख रहे हैं, वो नीलकंठ पर्वत है, और इसी नीलकंठ एक्सपीडिशन के लिए ये ट्रैक जाता है यहाँ से। हालांकि सर्दियों में आगे जो चरण पादुका में महाराज जी रहते हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ किसी तरह की रुकने की व्यवस्था नहीं है और ना ही आर्मी रुकने देती है। ये चरण पादुका है जो आप देख रहे हैं, भगवान के चरणों के निशान हैं यहाँ पर। और एक इससे पहले गुप्त गंगा करके एक पानी की धारा है जो कि एक अंदरूनी गुफा में बनी हुई है, प्राकृतिक जल स्रोत है, उसे भी गुप्त गंगा का नाम दिया गया है। और काफ़ी हरा भरा जिसे कहते हैं ट्रैक। और इस ट्रैक पे एक दुख भरी चीज़ जो हमें देखने को मिली वो कि सन 1993 में यहाँ पर एक एक्सपीडिशन हुआ था जिसमें कुछ तिब्बती लोग मारे गए थे। ये उनकी स्मृति में लगाया गया वो पत्थर है। 1993 की ये घटना है और ये बद्रीनाथ में रात्रि का दृश्य है, क्योंकि चरण पादुका से लौटते लौटते हमें रात हो गई थी नीचे बद्रीनाथ आते हुए। तो ये रात्रि का दृश्य है बद्रीनाथ का। इस चरण पादुका के 12 से 15 किलोमीटर के ट्रैक में जो सबसे दिलचस्प बात लगी वो ये 70 साल के बुजुर्ग लगे, अकेले ही चारों धाम घूम रहे हैं बद्रीनाथ में। इस वक्त चरण पादुका से ही हमारे साथ लौटते लौटते इनकी बात है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और बिल्कुल कोई साधु बन के नहीं बल्कि पक्कड़ घुमक्कड़ बन के घूम रहे हैं। काफ़ी दिलचस्प लगा इनसे बातचीत करना। और अब हमारी बद्रीनाथ से वापसी श्रीनगर के लिए, क्योंकि श्रीनगर मेरा होम टाउन है, तो हम अभी 1-2 दिन श्रीनगर रहेंगे। और बहुत ही शानदार अनुभव रहा बद्रीनाथ का ये ट्रिप। हालांकि 2 रातें हम और 1 दिन ही यहाँ रुक पाए, लेकिन इतने कम समय में भी हमने भरपूर जगहों का भ्रमण किया। अभी अगर भविष्य की बोलूँ तो बकेट लिस्ट में संतोपट ट्रैक जो है यहाँ से जाता है वो और करना है अभी, क्योंकि बकेट लिस्ट में शामिल है। और बद्रीनाथ से वापसी करते हुए अब हम ये व्यवस्था अच्छी सरकार की चेक पोस्ट की, आपकी आते समय भी एंट्री होती है कौन सी गाड़ी है, किस राज्य की गाड़ी है, कितने आदमी हैं, और वापसी में भी अब मालूम नहीं उसी एंट्री को काटा जाता है या एक नई एंट्री की जाती है कि भाई इतने लोग ये गाड़ी वापस चली गई है। चलिए बद्रीनाथ से वापसी के इस यात्रा पर आपको छोड़े जाते हैं बद्रीनाथ में बिताए हुए कुछ हसीन पलों के साथ, कुछ छायाचित्र जो खींचे गए पिछले 2 दिनों में। हालांकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग नियमों को धता बताते हुए खींच रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अपना कैमरा जेब में रख दिया। और मुझे लगा जब दर्शन करने में आया हूँ तो ये कैमरे का यहाँ काम रहा, क्या काम। तो मैं लाइव दर्शन करना चाहता हूँ, ना कि कैमरे के लेंस के थ्रू। इसलिए मैंने अंदर मुझे ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया। और आप लोगों के लिए काम की बात की, इस वीडियो में कुछ होटल्स के मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं। आप भविष्य में कभी आना चाहें उन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। हालांकि मेरा ऐसा उनसे कोई बात नहीं हुई, ना ही मुझे उनकी रूम रेंट का पता है और ना ही रूम साइज़ का। लेकिन जी कई बार आप डायरेक्ट साइट पे ना ढूंढते हुए
आपको यदि इस वीडियो के माध्यम से उन होटल या उनके नंबर मिल जाएं और आपका काम हो जाए तो मेरे लिए और आपके लिए भी अच्छी बात होगी। चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हुए वापसी की तरफ प्रस्थान करते हैं। हालांकि कुछ सालों पहले जब बद्रीनाथ में आया था तो उस वक्त बद्रीनाथ के जो ये रोड थे वो अपने पुराने मूल स्वरूप में थे, और इस बार जब मैं देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 4 लेन हाईवे बन चुके हैं, जो कि ऐसे दुर्गम पहाड़ों पर बहुत ही दुष्कर कार्य था। और इस मामले में सरकार की या प्रशासन की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में भी उन्होंने रोडों के कार्य को चौड़ा कर दिया। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो उस वक्त जोशीमठ से हनुमान चट्टी तक एक गेट लगा करता था, और फिर हनुमान चट्टी से दूसरा गेट सिस्टम का मतलब हुआ करता था कि एक समय पर ऊपर जाने वाली गाड़ियों को छोड़ा जाएगा, उस वक्त ऊपर से नीचे कोई गाड़ी नहीं आएगी। तो एक पहली गाड़ी और एक अंत की गाड़ी, दोनों को एक लाल और हरा झंडा दिया जाता था, और जब अंतिम गाड़ी पहुंचती थी तो तभी फिर ऊपर की गाड़ियों को नीचे आने दिया जाता था। ये इसलिए होता था कि रोड कंडीशंस में रोड इतना नैरो था कि आप यकीन मानिए उस वक्त जब मैं आया करता था तो अब तो अपनी गाड़ी से आया हूँ, लेकिन उस वक्त बस में हम जब आते थे तो कई स्थानों पर ऐसा होता था कि बस का पिछला पहिया रोड साइड से बाहर हुआ करता था। जी हाँ, इतने नैरो रोड हुआ करते थे। हालांकि आपको बता दूं, बस में जो पीछे होते हैं वो 2 पहिए होते हैं, आगे एक पहिया होता है, और 2 का मतलब पीछे 4 पहिए होते हैं। तो एक साइड में जो 2 पहिए होते हैं उनमें से एक पहिया रोड पे हुआ करता था और एक रोड के बाहर। और ये हनुमान चट्टी पहुँचे हम, ये हनुमान चट्टी का एरिया है। वापसी में हम सीधे चले गए थे, लेकिन अभी आप इसे रनिंग में ही देख पाएंगे क्योंकि हमें आगे जाना था तो गाड़ी नहीं रोकी। और यहीं पर ही एक विष्णुगाड़ परियोजना की टनल है जी, जो पानी को रोक के उस टनल के जरिए और पानी फिर विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट के हाइड्रो उसमें छोड़ा जाता है पावर प्लांट में। जी, तो बद्रीनाथ से वापसी की इस यात्रा पर हम पहुंचे हैं अपने चौथे प्रयाग विष्णु प्रयाग पे। हालांकि जाते समय हम यहाँ नहीं रुके थे, तो वापसी में हमने सोचा कि यहाँ थोड़ा रुका जाए। विष्णु प्रयाग में संतोपद ग्लेशियर से आने वाली अलकनंदा और धौली गंगा के बारे में आपको बता दूं कि धौली गंगा 2 नदियां हैं। एक अलकनंदा की सहायक नदी है और एक कुमाऊं में स्थित काली नदी की सहायक नदी है, जिसका भी नाम धौली गंगा है। तो यहाँ पे ये धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, जिसका कि यहाँ विष्णु प्रयाग में संगम है। और विष्णु प्रयाग में ही जेपी का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का प्लांट है, जो कि हमने पहले बताया था आपको कि हनुमान चट्टी से थोड़ा आगे जाके एक टनल के द्वारा पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है, जो कि विष्णु प्रयाग में फिर निकलता है। तो ये है 2 नदियों का संगम, धौली गंगा और अलकनंदा का। नीचे आप घाट पर देख सकते हैं लोग मशहूर अपनी सेल्फी लेने में मस्त हैं। ये चलन बहुत ही गलत चलन जिसे कहते हैं। लोग पहाड़ों में तो आते हैं लेकिन यादों के तौर पर अपनी सेल्फी बिहाइंड द कैमरा होना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय कि कैमरे के फ्रंट के एंगल से। गांव नहीं है, ऊपर जोशीमठ जाने के लिए पैदल रास्ता था ये देखने की वजह। और ये धौली गंगा जो है यहीं से एक इसी जगह के आसपास से काग भुसंडी का ट्रैक भी पुराना पुल है ये, काग भुसंडी ताल का, जब रैणी गांव से होते हुए आती है ये धौली गंगा। काग भुसंडी ताल के बारे में मशहूर है कि कौवे अपनी मृत्यु के समय उस ताल पर पहुंचते हैं। ऐसी कहानी है, कथा है, या
लोकाक्ति प्रचलित है, इस बारे में अच्छी तरह से मुझे मालूम नहीं। और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सरकार द्वारा, ये लैंडस्लाइड से बचने के लिए एक सुरंग बनाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छा वो प्रयास और एक कारगर उपाय लगा। लैंडस्लाइडिंग जोन रहा होगा और इससे बचने के लिए एक टनल बना दी गई। अब जो भी स्लाइडिंग होगी टनल के ऊपर से होगी और आप सुरक्षित इसे पार कर जाएंगे। वापसी के सफ़र पर हम पहुंचे हैं धारी देवी मंदिर। जी, इन चारों धामों की रक्षात्मक देवी है ये धारी देवी। 2013 में आई हुई आपदा के समय आपने इसके स्वरूप और महत्ता के बारे में सुना होगा। सामने ही धारी गांव, और चूंकि धारी देवी पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट इससे थोड़ा सा आगे बना हुआ है, तो जिस वजह से यहाँ पे भी एक रिजर्व वाटर का निर्माण होता है। हालांकि वो इतना बड़े मेगावाट पे नहीं है, लेकिन फिर भी पानी को रोक दिया गया है और एक टनल के द्वारा आगे छोड़ा जाता है और ओवरफ्लो पानी तो बहता ही रहता है। सामने जो धारी गांव देख रहे हैं, इसी गांव के पुजारी इस मंदिर में स्थापित है। उन्हीं को यहाँ की पूजा करने का अधिकार है। और चूँकि ये आप जो बड़ी विशाल बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक नया परिसर बनाया गया था मंदिर को पुनर्स्थापित करने के लिए, लेकिन मंदिर अभी भी जो दाहिनी तरफ जो अभी आप देख रहे हैं यहीं स्थापित है। 2013 में इस नदी के तल से मंदिर को उठाया गया था, जिसके बाद वो भयंकर आपदा आई थी और हो सकता है शायद उसके बाद से पुनर्स्थापित करने की हिम्मत ना पड़ी हो हाइड्रो पावर प्लांट के मैनेजरों की, अधिकारियों की या फिर प्रशासन की। हर बार सुनने में जब भी मैं सुनता हूँ तो कहते हैं कि मंदिर नई जगह स्थापित हो गया, लेकिन नहीं, मंदिर अभी अपनी दूसरी जगह पर स्थापित है। पहली वो थी कि नदी का तल थी जहाँ पर भी मूर्ति पाई गई थी, और अभी जो है वो दूसरी है, और एक तीसरे चरण में एक नए परिसर में इसको स्थापित किया जाएगा। हालांकि उसका अभी कोई दिन और बार कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन हाँ, वो बगल में ही उसका एक नया परिसर जो है अभी आप सामने देख रहे हैं ये बनाया गया है, जिसमें कि उसको स्थापित किया जाएगा। और चूँकि आपने देखा होगा जगह जगह धार्मिक स्थलों पर मूर्ति की फ़ोटो लेना मना है, ये सब कुछ लिखा होता है, तो यहाँ भी हमने उसी का पालन करते हुए, हालांकि ऐसा नहीं है, पुजारी बहुत ही मैत्रीपूर्वक व्यवहार था। हम चादर तो ले सकते थे, लेकिन हमने उसका ध्यान रखा कि यदि शाम में लिखा हुआ है कि मूर्ति परिसर की फ़ोटो लेना मना है, तो आप इनका जरूर पालन करें। और ये मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह से संबंधित स्थानीय बाजार, यहाँ के इस मंदिर की एक बारे में एक मशहूर है कि इसकी मूर्ति को घर में नहीं रखा जाता, क्योंकि मंदिर की मूर्ति खुद भी किसी छत के नीचे नहीं रहती। इस मूर्ति के ऊपर कई बार छत डालने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो छत गिर जाती थी या निर्माण कार्य के दौरान ही ध्वस्त हो जाती थी। तो फिर किसी के सपने में आया कि भाई मुझे छत नहीं चाहिए, तो मंदिर की जो मुख्य मूर्ति है वो आज भी उसके ऊपर छत नहीं है। हाँ, एक लोहे का जंगला जरूर इस टाइप से बना दिया, लेकिन हाँ, बरसात हो, धूप हो, चाहे कुछ हो, वो मूर्ति के ऊपर पड़ती रहती है। तो यानी मूर्ति जो है एक खुले उसके नीचे है, उसके ऊपर छत नहीं बनाई गई है। और इस वीडियो में, वापसी के इस वीडियो में बद्रीनाथ को हम अब अंत करने की ओर अग्रसर हैं।
हमारा आज का स्थान हमारे जयनगर श्रीनगर से ऊपर मसूर गांव में स्थित है, जो कि मेरा ननिहाल है। और इन दोनों का अपना गांव जो मेरे साथ सफ़र के दौरान रहे, संजय थपलियाल और अनिल थपलियाल। अनिल थपलियाल चूँकि पौड़ी में ही कार्यरत हैं, वो यहीं रहते हैं, और संजय थपलियाल मेरे साथ मुजफ्फरगढ़ दिल्ली से आए थे। तो इस यात्रा पड़ाव पे अब हम अपने रैन बसेरे की ओर अग्रसर, और श्रीनगर से एक स्थानीय बुगानी रोड पर जाते हैं। आपको दिखाता हूँ कि रात्रि में जब पहुँचे तो ये श्रीनगर का और श्रीकोट का विहंगम दृश्य देखिए, जो ऊपर गांव से के नज़दीक से दिखाई दे रहा है, श्रीनगर और चौरास।